हेलो माय यूट्यूब फैमिली एंड आप सभी को नमस्कार। और आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं उसके पहले हम एक चीज़ ज़रूर पूछना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। वो है कि आप कैसे हो, आपकी तबीयत कैसी है। और आप मुझे सब कमेंट में ज़रूर बताया करो, ठीक है। और नहीं बता सकते हो मुझे डीएम कर सकते हैं इंस्टा पे, ओके। सो आज का टॉपिक है हमारा अस्थमा। इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे क्योंकि काफ़ी लेंथी बन जाता है वीडियो। तो इसको हम एक तो देखो सिम्टम और क्या कारण है, क्या लक्षण है, वो आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो पार्ट आएगा, यदि आप इंटरेस्टेड हो तो मैं आपके मतलब जो वीडियोज आप बताते हो वो उस पर भी डिस्कस करूँगी। और इंटरेस्टेड होगे तभी सेकंड पार्ट बनेगा। आप मुझे डीएम करके या फिर कमेंट्स करके ज़रूर बताना, ठीक है। तो पार्ट टू में हम बताएंगे इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, कैसे अस्थमा को हमें प्रिक्योर मतलब प्रिकॉशंस क्या है, कैसे हम इसको क्योर कर सकते हैं, क्या मतलब इसकी इन्वेस्टिगेशंस क्या कर सकते हैं, ये सब हम सेकंड पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो आज का टॉपिक है हमारा अस्थमा और इसके क्या कारण है, क्या लक्षण है, वो बात करते हैं। तो आज जो पहले तो अस्थमा क्या है, एक एलर्जी है जो कि जिसको हम बोलते हैं दमा बोलते हैं। ये कोई ऐसी कोई बीमारी नहीं है कि जिसको आप इतना सीरियस ले लेते हो। ये एक एलर्जी है और जिससे जितना बचा जाए वही इसका इलाज होता है। फिर देखो कंडीशन ऐसी है कि ट्रीटमेंट तो फिर चालू करना पड़ेगा। यदि आप पहले प्रिकॉशन नहीं रखते हो तो ट्रीटमेंट तो चालू हो जाता है। तो देखो अस्थमा है क्या। अस्थमा एक टाइप 1 हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन होती है। उसमें ऐसा होता है कि कोई भी एलर्जन जिसकी वजह से आपको एलर्जी होती है, पोलन ग्रेन या फिर डस्ट पार्टिकल, स्मोकिंग, किसी भी वजह से धुआं वगैरह, आपको क्या होता है कि एंटीजन आता है अपनी बॉडी में। और अपनी बॉडी में जब एंटीजन आता है तो एंटीबॉडी बनेगी। तो क्या होता है, मास्ट सेल्स होती हैं उसके ऊपर होता है एंटीजन, आईजीई एंटीबॉडी बनती है हमारी। जैसे कोई एंटीजन आता है एंटीबॉडी बन जाती है। जब ये एंटीबॉडी बनती है तो सेकंड टाइम फर्स्ट टाइम ये कोई मतलब कोई रेस्पॉन्स नहीं करेगी। आईजी एंटीबॉडी जाके मास्ट सेल पे जुड़ जाती है। सेकंड टाइम जब वही एलर्जन दोबारा से आता है बॉडी में अटैक करता है तो एंटीजन आएगा तो एंटीबॉडी बनेगी। आईजी एंटीबॉडी ऑलरेडी बनी हुई है यहाँ पे। तो बनी हुई है तो ये क्या करती है, रिएक्शन करती है। आईजी और मतलब एंटीजन और एंटीबॉडी के बीच में रिएक्शन होती है। और ये रिएक्शन कोई बोलते हैं एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन बोलते हैं। और ये रिएक्शन होने के बाद क्या होता है, मास्ट सेल्स का जो टूटने लगती है। जब ये टूटेगी तो इसमें ल्यूकोट्रिन्स निकलते हैं जो कि एंटी हिस्टामिन काफ़ी ज़्यादा होता है उनके अंदर। जब एंटी हिस्टामिन अपनी एलर्जी को जो रोकते हैं वही जब निकलने टूटने लग गए हैं, बिखर गए हैं, तो सीधी सी बात है एलर्जी की रिएक्शन होने के चांस हमारे बढ़ जाते हैं। तो इससे क्या होता है, जो ब्रोंकस है उनके अंदर हमारा मतलब कॉन्स्ट्रिक्शन होने लग जाता है, सिकुड़ जाती है वो। और ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाता है। इससे क्या होता है, हमारा ये प्रोसीजर है, ये मैकेनिज्म बताया मैंने, ऐसे ऐसे होता है और अस्थमा हमें होने लग जाता है। तो मोस्टली जैसे इसको हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है रेस्पिरेटरी जो अपना जो ट्रैक है इसमें क्या होता है, ऑब्स्ट्रक्शन आने लग जाता है किसी भी वजह से। दिक्कत मतलब कुछ चीज़ जैसे फंस गई हो ऐसा, मतलब ऑब्स्ट्रक्शन आने लग जाता है जिससे हम सांस लेने में हमें दिक्कत होती है और उसको हम अस्थमा बोलते हैं। अब देखो एलर्जी की अलग अलग टाइप का हो गया। जैसे एलर्जी किसी भी तरीके की आपको एलर्जी हो सकती है। तो इसी के हम आज डिस्कस करते हैं। तो कोजेज क्या है, क्या कारण है जिसकी वजह से हमें होता है। देखो हेरिडेटरी भी होता है किसी को, मतलब जन्म से भी होता है, बाय बर्थ भी हो सकता है। और क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि ये देखो पहले ओल्ड एज में देखने को मिलता था लेकिन आजकल ज़रूरी नहीं है कि ओल्ड एज में मिले, कि बच्चों में भी देखने को मिलता है। और जिनकी फैमिली हिस्ट्री होती है, हम पेशेंट की फैमिली हिस्ट्री देखते हैं। फैमिली हिस्ट्री में क्या होता है, किसी को पहले से किसी के घर में है तो उसको चांस होते हैं कि अस्थमा ज़्यादा होने के चांस उसको ज़्यादा रहता है। तो ये फैमिली मतलब फैमिली हिस्ट्री हो गई, या फैमिली की वजह से हो सकता है, हेरिडिटरी हो सकता है अस्थमा। और सेकंड कोज आता है कि स्मोकर होते हैं, जो टोबैको स्मोकर होते हैं, जो स्मोकिंग करते हैं सिगरेट वगैरह, तो उनके अंदर ये देखने को मिलता है। और थर्ड पॉइंट होता है जो सबसे इम्पोर्टेंट है, गाँव में जो लेडीज़ जो धुआं में काम करती हैं चूल्हे पे, उनके अंदर ये सबसे ज़्यादा होता है। और ये सब चीज़ें वो बहुत इग्नोर भी करती हैं। तो मैं उन्हीं के लिए मोस्टली इसीलिए इतना मैं मतलब सिंपल तरीके से आपको इसीलिए समझा रही हूँ कि गाँव के लोग भी प्लीज़ समझें इस चीज़ को, आप इग्नोर ना करें। हम लोग कहते हैं कि मतलब बनाना चाहिए खाना वाना, पर देखो उसके लिए आपको प्रिकॉशन भी रखने पड़ेंगे। आप खाना बनाओ चूल्हे पे, अच्छी चीज़ है, लेकिन आप उसके लिए आप मास्क लगा के धुएँ में ऐसे काम करना गलत होता है। देखो फिर बीमारी होती है और आप सीवियर कंडीशन में आते हो, एडमिट होते हो, अस्थमा के अटैक्स आते हैं, उससे बचा जाए, ठीक है। तो इसके कोजेज बता रही हूँ आपको, तो वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है। तो ये हो गया। और किसी को डस्ट की वजह से धूल में काम करते हैं उनको भी होता है, या फिर कुछ जो इंडस्ट्रियल एरियाज होते हैं, इंडस्ट्री में जो मतलब ये जो काम करते हैं,
जो मतलब जाते हैं ना इंडस्ट्रियल एरिया में धुआं वगैरह, या फिर जो सिलिकॉन वगैरह ये पत्थर वत्थर के काम होते हैं, उन पिसाई होती है, तो उनके अंदर भी क्या होता है, डस्ट डायरेक्ट जाती है और ऑब्स्ट्रक्शन अपने बंद कर देती है। जो नीचे ब्रोंकस है उनमें क्या करेगी, अब ऑब्स्ट्रक्शन होगा तो सांस लेने में और दिक्कत आएगी, और कफ वगैरह भी बनने लग जाता है। तो ये दो तीन अपने क्या हो गए कोजेज हो चुके हैं, मोस्टली मतलब मोस्ट ऑफ दी कोज यही होते हैं। और उसके अलावा तो देखो एलर्जी तो आपको किसी मेडिसिन से भी हो जाए, एस्प्रिन वगैरह हो गई, कुछ GERD डिजीज हो गई, काफ़ी रिस्क फैक्टर है। ठंड से, हाँ एक इम्पोर्टेंट है ठंड। कोल्ड से क्या होता है कि किसी को एसी से प्रॉब्लम होती है, कोल्ड से जैसे सर्दियों में आते ही अस्थमा आने लग जाता है किसी को। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्दी से भी ठंड से भी काफ़ी ज़्यादा, ओल्ड कोल्ड के कोल्ड एयर से भी काफ़ी ज़्यादा अस्थमा देखने को मिलता है। तो इन चीज़ों से देखो आप बचोगे तो सीधी सी बात है, आपको सिम्टम्स में क्या होगा, रिलीफ मिलेगा। आपको जैसे किसी को ठंड से है तो उस जगह पे ना जाए, ठंड वाले एरिया में ना रहें, जितना हो सके उनसे बचें। तो आपको ट्रीटमेंट लेने की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ठीक है, ये कोजेज हो गए। अब बात करते हैं हम सिम्टम्स क्या आते हैं इसके अंदर। सिम्टम्स ये है कि पर्सन को क्या होगा, ब्रीथलेसनेस होगी, सांस लेने में दिक्कत होगी, कफिंग होती है, कफ उसको ड्राई भी हो सकता है, म्यूकस भी हो सकता है, काफ़ी मतलब खांसी आने लगेगी उसको। और ये जो अस्थमा के जो पेशेंट होती है उनमें मोस्टली नॉक्टुरनल होता है। इसमें क्या होता है, रात के टाइम पेशेंट को या सुबह के 3-4 बजे पेशेंट को ऐसा होता है कि उसको सांस लेने में दिक्कत आती है, और ये रात के टाइम ही ज़्यादा आता है ठंडे में, क्योंकि जिनको ठंड की वजह से होता है, क्योंकि मोस्ट जो कोजेज होते हैं ठंड की वजह से या फिर स्मोकिंग वाले, ये दो रीजन है, इनमें ज़्यादातर देखने को मिलता है। और तो वैसे आपको बता ही चुकी कोज क्या है। और सिम्टम्स ये हो गए। और फैटिग हो सकता है, क्योंकि जब पर्सन के अंदर अच्छे से ऑक्सीजन नहीं जा पाएगी बॉडी में, जब सांस अच्छे से नहीं ले पा रहा है तो थकान भी होगी, ऑक्सीजन नहीं जाएगी तो बॉडी में। और आपको हो सकता है टेकिकार्डिया हो, और रेस्पिरेटरी वॉल्यूम भी काफ़ी बढ़ जाता है, रेस्पिरेटरी रेट भी बढ़ जाती है, और पेलनेस भी आ जाती है, पेल येलोइश हो जाते हैं, सेंट्रल साइनोसिस भी हो जाता है। ऑक्सीजन नहीं जाएगी तो आपकी ब्लू कलर की आपकी जो टंग है वो ब्लू कलर देखने को मिल सकती है, लिप्स देखने को मिल सकते हैं। तो ये क्या है, सीवियर कंडीशन में आती है, लेकिन स्टार्टिंग में इसको हम तीन ही स्टेज में डिवाइड करते हैं इसको, माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर। माइल्ड में पर्सन को क्या होता है कि हम कैसे बताएंगे इसको, शुरुआती लक्षण है अभी। फिर मॉडरेट, देखो सिम्टम जो बताया मैंने वही होता है, लेकिन इनमें यह है कि उनसे ग्रेड क्या होती है, बढ़ती जाती है। जैसे सांस में यहाँ नॉर्मल दिक्कत आ रही थी, अटैक आपको 1-2 बार आ रहा था, यहाँ 2-3 बार आ रहा है, यहाँ 5-7 बार आ रहा है, कंटिन्यूस आ रहा है। तो यही डिफरेंस है। तो माइल्ड में क्या होता है कि पर्सन बिल्कुल नेग्लिजिबल कर देता है, क्योंकि उसको पर्सन को क्या होता है कि कफ आता है थोड़ा बहुत, तो क्या करते हैं सिरप वगैरह लेके और ठीक हो जाते हैं, जबकि फिर उनको वापस आने लगता है। तो सिम्टम वही, सांस लेने में दिक्कत आती है, और कभी कभी जैसे रात को महीने में 1-2 बार उसको अटैक आते हैं तो उनको इग्नोर करता है वो, ठीक है। तो ये माइल्ड के सिम्टम्स बता रही हूँ। और मॉडरेट में क्या होता है कि पर्सन को वीक के अंदर ही, जैसे एक वीक सप्ताह के अंदर हम 2-3 बार देखने को मिलेगा, तो इसमें फिर थोड़ा सा सीरियस होने लगता है पेशेंट। तो ये सिम्टम जब आपको माइल्ड था तभी आप रोक लेते, तो यहाँ पे आते नहीं आप मॉडरेट में। तो देखो मॉडरेट में जब वो सप्ताह में आ रहे हैं आपको सिम्टम्स, तो फिर भी आपको देखो डॉक्टर के पास जाना चाहिए, माइल्ड में ही जाना चाहिए, इग्नोर नहीं करना चाहिए। क्योंकि उससे क्या है, फिर आपको मेडिसिन वगैरह फिर प्रिकॉशन बता देंगे, तो उससे क्या प्रिवेंशन हो सकता है आपका। अब बात करते हैं मॉडरेट में होता है ऐसा है कि वो जो जो सिम्टम थे वो सप्ताह में ही आने लग जाते हैं, और रात में ज़्यादा जो अटैक होते हैं वो भी सप्ताह के अंदर आपको दिखाई दे सकते हैं। वहाँ हमें महीने में दिखाई देता था, यहाँ पे हर वीक में दिखाई देता है। और इसमें क्या होता है, सीवियर में डेली अटैक आते हैं, रात को भी दिन को भी, हमेशा ये तो सीवियर कंडीशन हो जाती है। इसमें तो पर्सन क्या करेगा, मतलब अच्छे से लेट नहीं पाएगा बॉडी, मतलब बेड पे अच्छे से सो भी नहीं पाएगा वो, उसको बोलने में भी दिक्कत होती है, और सांस इतनी ज़्यादा फूलने लग जाएगी कि मतलब वो कैसे आपको मैं डिफाइन करूँ कि पर्सन है ना, ऐसे पोजीशन भी उसकी अलग हो जाती है, हंस की तरह बैठने लग जाता है, क्योंकि उसको बैठ ही नहीं पाएगा ना, पीछे से उसको प्रेशर पड़ता है, वो सांस लेने में दिक्कत होती है उसको। तो ऐसे में फिर पर्सन को एडमिट ही करना पड़ता है काफ़ी। देखो इन चीज़ों को आप गुजरने से अच्छा है कि आप पहले ही उपाय कर लो, ठीक है। और हम सेकंड जो क्राइटेरिया वो डिफाइन करते हैं, जैसे FEV1 की वॉल्यूम वैल्यू वैल्यू देखते हैं। तो वैल्यू में माइल्ड में कितनी होती है, मॉडरेट में कितनी होती है, और सीवियर। स्पायरोमेट्री जो कि आपको नेक्स्ट मैं पार्ट में बताऊंगी, इसका जो डायग्नोसिस वाला जो मैं इन्वेस्टिगेशन कैसे करेंगे कि इसको अस्थमा है। तो FEV1 की वैल्यू देखते हैं, जितनी ज़्यादा कम होती जाएगी वो सीवियर की तरफ होता जाएगा पर्सन, ठीक है। तो FEV1 क्या होता है, फोर्सफुली जब अपन एक्सेल करते हैं, मतलब
सांस छोड़ते हैं अपन, स्पायरोमेट्री में ऐसा ही करते हैं कि सांस को छोड़ेंगे अपन, क्योंकि इसमें पेशेंट क्या होता है सांस अच्छे से छोड़ नहीं पाता है। तो इससे क्या वैल्यू, जैसे माइल्ड में क्या होगी 60-70% है, उससे ज़्यादा होती है माइल्ड में। फिर वो वैल्यू क्या होती है 40 के बीच में आ जाती है। और सीवियर में वो मतलब 40 से भी कम आ जाती है, तो क्या वो सीवियर में आ जाता है पेशेंट। तो ये सब जो मैं क्राइटेरिया बता रही, FEV1 की वैल्यू हो गई, वो स्पायरोमेट्री से हम देखेंगे। थर्ड होता है अपना SpO2, जो कि अपन ऑक्सीजन का लेवल देखते हैं, जो कि आप एक इंस्ट्रूमेंट आपको मिल जाता है। ऑक्सीजन आपने कोरोना में काफ़ी किया होगा, ऑक्सीजन का वैल्यू देखा वाला। तो उसमें जितना कम होता जाएगा आपको पता चल जाएगा उसको प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, ये तो आज हमारे हो गए सिम्टम्स। और ये माइल्ड, मॉडरेट और मैंने 3 पार्ट में डिवाइड करके बताया। अब देखो अस्थमा है, ये काफ़ी ज़्यादा हो गया। और मैं ये देखो आपको खुद को ये चीज़ समझनी चाहिए, क्योंकि आजकल इतना ज़्यादा स्मोकिंग चल रहा है। ऑलरेडी इतना पॉल्यूशन है, वो है मतलब इतना ज़्यादा पॉल्यूशन हो चुका है। आपको पता है कि कितनी दिल्ली में देख लो, हर जगह पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है। ऑलरेडी अपने मतलब एलर्जी और डस्ट इतना जा रहा है बॉडी में, फिर उसके अलावा हम स्मोकिंग करते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा गंभीर होती जा रही है चीज़ें। तो देखो इन चीज़ों से इग्नोर करें, जो मैं आपको कोजेज बताया जिनकी वजह से रिस्क फैक्टर है, जिनकी वजह से आपको अस्थमा होता है, तो उनसे आप दूर रहने की कोशिश करें और मास्क का यूज करें। और एक्सरसाइज वगैरह जो आपको नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगी वो करना है। और ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो देखो आप सब्सक्राइब वगैरह कर लेना। मैं आपको नहीं बोलूँगी, लेकिन देखो मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि किसी को पता नहीं होता है, और मैं नहीं बोल पाती हूँ। तो मैं इसलिए नहीं बोल पाती क्योंकि मुझे पता है कि जो जानते हैं वो अच्छे से सब्सक्राइब भी कर लेंगे, लाइक कमेंट भी कर लेंगे। बट इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, कमेंट कर किया करो आप, जिससे मुझे पता रहे कि नेक्स्ट वीडियो क्या बनाना है, और आप लोग मुझसे कनेक्ट हो ये पता चले। और आप लोगों के लिए देखो मैं डिफरेंट कुछ नहीं करने वाली हूँ। मेडिसिन जो बताते हैं वही, जो डॉक्टर्स बताते हैं वही मैं बताऊंगी, लेकिन मेरा बताने का तरीका बिल्कुल सिंपल वे में होगा, जिससे आप सभी को समझ में आए। क्योंकि मेडिसिन कभी हम अलग अलग ब्रांड में दे सकते हैं, लेकिन देंगे तो वही चीज़, जिस पेशेंट की जैसी डिमांड होगी उसी उसी के अकॉर्डिंग हम देंगे। तो ऐसा नहीं है कि हम डॉक्टर्स के वीडियो में कुछ अलग बनाएंगे, अलग कुछ नहीं बनता है। जो मैं ज्ञान दे रही हूँ वही कोई और डॉक्टर भी दे सकते हैं, जो सीनियर स्पेशलिस्ट है वो भी यही देंगे। तो देखो चीज़ें वही होती हैं, बट बताने का तरीका और देने का तरीका, और आप पेशेंट को कैसे आप बिहेव करते हो। और आपके लिए एक चीज़ और हो सकती है कि जो भी मुझसे आप पूछेंगे मेडिसिन, मैं आपको फ्री में बता दूंगी, कोई कॉस्ट नहीं होगा आपका। मुझे DM कर दिया करो इंस्टाग्राम से, चौधरी डॉक्टर जिया नाम से है मेरा ID। और मैं जितना होगा मैं वीडियो के थ्रू ही आपको बताने की कोशिश करूँगी। लेकिन देखो ट्रीटमेंट हम यहाँ अच्छे से नहीं बता पाएंगे, क्योंकि आप ले लेते हो, फिर पेशेंट के ही बिना हिस्ट्री लिए हम नहीं बोल सकते ये चीज़ें। फिर क्या पेशेंट खुद ही ऐसी चीज़ें यूट्यूब के थ्रू देख के कहीं चला जाता है, और फिर ऐसी सिचुएशन में आ जाते हैं कि फिर डॉक्टर को परेशानी भुगतनी पड़ती है। तो इससे अच्छा है कि आप पहले मुझसे बात शेयर करें, और मैं आपको ट्रीटमेंट दूँगी आपको, ओके। और मैं जितना होगा आपकी हेल्प ज़रूर करूँगी, सीनियर कंसल्टेंट से भी बात करके भी करूँगी, क्योंकि फ़िलहाल मैंने MBBS किया, मैं फिजिशियन हूँ। और अभी मैं खुद प्रिपरेशन कर रही हूँ PG के लिए। और मुझसे जितना प्राइमरी लेवल पे मैं आपका ट्रीटमेंट कर सकती हूँ वो करूँगी मैं। और आगे नेक्स्ट मैं, मेरी प्रिपरेशन चालू है, और अच्छा करने की कोशिश कर रही हूँ। आप सबकी बस दुआ रहे, और आप सब भी यदि वीडियो अच्छा लगे तो शेयर किया करो, और जिससे सबके पास ये इन्फॉर्मेशन पहुँचती रहे। देखो आप ऐसी ऐसी चीज़ें आप शेयर करते हो लोगों को, जिनसे मतलब सेंस वाली चीज़ें ऐसी है कि उनसे लोगों को अच्छा तो लगता है, लेकिन वो हेल्थ के प्रति कॉन्शियस होना बहुत ज़रूरी है। ये चीज़ें हमें ज़्यादा शेयर करनी चाहिए। मेरा ही नहीं, किसी भी लेडीज़ का हो सकता है, किसी का भी हो वीडियो। जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ होते हैं, जो जिनसे हमें सीखने को मिलता है, वो चीज़ें शेयर किया करो, जिससे हमारे देश में ये चीज़ें हो कि वो ज़्यादा पढ़ाई की तरफ भी अट्रैक्ट हों। और नॉलेज होना इंपॉर्टेंट है पढ़ाई से भी ज़्यादा। पर्सन को नॉलेज होना चाहिए हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें हो चुकी हैं। आज के लिए काफ़ी है इतना, और काफ़ी लेंदी बन गया है, क्योंकि मैंने आज काफ़ी बातें डिस्कस कर ली आपसे। मैं चाह रही थी बहुत छोटा बने वीडियो, बट नेक्स्ट बिल्कुल मैं लाइन टू लाइन आपको वो करने वाली हूँ। बट इसमें देखो ये जो चीज़ें आप सुन रहे हो ना, तो प्लीज़ इसके ऊपर थोड़ा ध्यान भी दिया करो। हम एक फैमिली की तरह बातें डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। और तो आप है ना हर चीज़ मुझसे शेयर कर सकते हैं, ठीक है। सो बाय, टेक केयर।